नमस्कार। आज लगभग 16 सितंबर 2025 के आसपास हम कुछ हालिया और अहम संपादकीय विश्लेषणों की गहराई में उतर रहे हैं। बिल्कुल खासकर द हिंदू में जो लेख छपे उनके आधार पर। जी। ये यूपीएससी तैयारी के लिए तो जरूरी हैं ही, पर मुझे लगता है किसी भी जागरूक नागरिक के लिए उतने ही दिलचस्प भी हैं। बिल्कुल आज का दायरा काफी बड़ा है। मतलब वक्फ संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर भारत का व्यापार घाटा, हमारी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं, फिर मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार, बढ़ता मोटापा, हाँ, और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न यानी पॉश कानून की जमीनी हकीकत, और अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी यानी आईएसए तक बहुत कुछ है। तो मकसद यही है कि इन जटिल विषयों के सार को पकड़ें, इनके आपसी जुड़ाव को समझें और ये जानें कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। जरूर। और आपने सही कहा, पहली नजर में ये मुद्दे शायद अलग अलग लगें, लेकिन अगर गौर से देखें तो इनमें एक गहरा अंतर संबंध है जो हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और नीतियों को प्रभावित कर रहा है। हाँ। आज हमारी कोशिश सिर्फ ये बताने की नहीं होगी कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझने की होगी कि इसका असली महत्व क्या है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अक्सर सतह के नीचे जो चुनौतियां या अवसर छिपे होते हैं ना, वही सबसे अहम होते हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले से जिसने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कुछ कथित मनमाने बदलावों पर रोक लगाई है। हाँ, ये वक्फ मतलब इस्लामी कानून के तहत जो दान की गई संपत्ति होती है ना, जी बिल्कुल, जिसका इतिहास तो मतलब मुगल काल तक जाता है। फिर भारत में 1954 और फिर 1995 में कानून भी बने, राज्य वक्फ बोर्ड बने, लेकिन समस्या वही है, कब्जे, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दखल, ये आरोप तो लगते ही रहे। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो दखल है ना, ये संवैधानिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 26 से 30 से जुड़ता है। अच्छा। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता और जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं उनसे। लेकिन असल मुद्दा सिर्फ तात्कालिक राहत का नहीं है। यहाँ असली चुनौती शायद ये है कि कैसे एक सदियों पुरानी धार्मिक कानूनी परंपरा को आधुनिक शासन प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के साथ जोड़ा जाए। दशकों से चले आ रहे ये अवैध अतिक्रमण, कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लक्षण नहीं है, बल्कि एक तरह से प्रणालीगत चुनौती के संकेत हैं। हाँ, ये बात है। और वक्फ बोर्डों की स्वायत्ता पर जो राजनीतिक हस्तक्षेप का सवाल है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। यानी सिर्फ डिजिटल रिकॉर्ड या ऑडिट ही काफी नहीं होगा, लगता है एक बुनियादी सोच में बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, डिजिटल रिकॉर्ड, पारदर्शी नियुक्तियां, नियमित ऑडिट, ये सब बेहद जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब इन संपत्तियों को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक अहम सामाजिक आर्थिक संसाधन के रूप में देखा जाएगा। अच्छा। तो आप कह सकते हैं शासन प्रणाली को सुधारने का है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट, मतलब जब हम निर्यात से ज्यादा आयात करते हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद से तो ये भारत के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती रही है। हाँ, ये बात सही है। हमारे बड़े आयात जाहिर है कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना। और 2025 में भी ये चिंता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल है, डॉलर मजबूत हो रहा है और कुछ हद तक हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण भी घाटा बढ़ रहा है। हमारे मुख्य व्यापारिक साझेदार चीन, अमेरिका और यूएई हैं, और इनके साथ व्यापार संतुलन साझना एक सतत चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसका आम आदमी या अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? मतलब सुनने में तो ये बहुत तकनीकी शब्द लगता है, ट्रेड डेफिसिट। चलता है। अच्छा। जिससे आयातित वस्तुएं, मतलब पेट्रोल, डीजल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक, वो सब महंगी हो सकती हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है। और ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को भी कम करता है। अगर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो ये भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का संकट का रूप ले सकता है। ओह, जैसा 1991 में हुआ था। बिल्कुल वैसी स्थिति जब देश के पास अपने विदेशी कर्ज और जरूरी आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा न बचे। तो सरकार ने कई पहलें की हैं, मेक इन इंडिया, बहुत सारे मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीएज, जीएसटी है, निर्यातकों के लिए आरओडीटीपी स्कीम दी है। क्या ये काफी हैं? मतलब इनसे बात बन रही है? देखिए, ये बहुत जरूरी पहले हैं, पर चुनौतियां थोड़ी ढांचागत है, मतलब स्ट्रक्चरल हैं। हम अभी भी जो हाई टेक्नोलॉजी वाले सामान हैं उनके निर्यात में थोड़े पीछे हैं। चीन और आसियान देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है,
फिर देश के भीतर ही लॉजिस्टिक्स की लागत ज्यादा है और हमारा जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी भी वैश्विक मानकों के हिसाब से शायद उतना मजबूत नहीं है। सही। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। हम अक्सर निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो जरूरी है, लेकिन शायद हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अपनी आयात निर्भरता कम करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। हाँ, ये भी एक एंगल है। और जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, MSMEs, उनको वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ योजनाओं से बात नहीं बनेगी, एक सुसंगत औद्योगिक नीति और उसका प्रभावी कार्यान्वयन वो चाहिए। और इसी से जुड़ा है भारत का वो बड़ा सपना, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनना। हाँ, महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बड़ी हैं। इसके लिए सरकार PLI स्कीम्स पर जोर दे रही है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी NIP पर भारी निवेश हो रहा है, डिजिटल इंडिया, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इन सब पर बहुत फोकस है। जी, और ये सब एक तरह से 1991 के जो सुधार थे, उन्हीं की अगली कड़ी हैं। जी। जैसे व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, GST, IBC यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब कदम उसी दिशा में हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो आपने पहले भी इशारा किया था। क्या हम इस आर्थिक दौड़ में सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? बेरोजगारी की समस्या है, बढ़ती असमानता है, कौशल की कमी, ये चुनौतियां अभी भी गंभीर हैं। जी। और ऊपर से वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितता और सप्लाई चेन की बाधाएं वो अलग हैं। सही कहा। इसलिए सिर्फ निवेश आकर्षित करना ही काफी नहीं है। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास समावेशी हो, टिकाऊ हो और उसका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। संतुलन साधना होगा। आपने मानवीय पहलू की बात की, और यहीं पर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा वो बहुत अहम हो जाता है। ऐतिहासिक रूप से तो इस पर बात करना भी एक टैबू, एक सामाजिक कलंक जैसा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2017 में भारत ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम यानी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पारित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक अधिकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। हाँ, ये कानून तो है। और ये कानून मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीने और इलाज पाने का अधिकार देता है। ये बहुत जरूरी बात है। और कोविड-19 के बाद तो इसकी जरूरत मुझे लगता है और भी ज्यादा महसूस हुई है। निश्चित रूप से। अवसाद, चिंता और खासकर युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती दरें, ये तो बहुत चिंताजनक है। और ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, हाँ, जीवन के अधिकार से जुड़ा है, जिसमें सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन शामिल है। इसका असर हमारी उत्पादकता पर, सामाजिक ताने बाने पर, सब पर पड़ता है। सही कहा। देखिए, सरकार और कई संगठन हेल्पलाइन चला रहे हैं, स्कूलों में काउंसलिंग की बात हो रही है, डिजिटल हेल्थ मिशन में भी इसे जगह देने की कोशिश है। ये सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत शायद ये है कि हमारे पास प्रशिक्षित मनोचिकित्सकों और थेरेपिस्ट की भारी कमी है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। सामाजिक कलंक अब भी बहुत बड़ा है। लोग मदद मांगने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं। सही। छोटे शहरों और गांवों में तो बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। तो यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कानून बनाना एक बात है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को एक अनुभव किए जाने वाले अधिकार, मतलब फेल्ट राइट, में बदलना एक बिल्कुल अलग चुनौती है। महसूस किया जाने वाला अधिकार। हाँ, जिसके लिए सिर्फ नीति नहीं बल्कि पूरे समाज की सोच में बदलाव लाना होगा। ये बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और बदलती तस्वीर है मोटापा। कभी हम कुपोषण से जूझ रहे थे, आज शहरी भारत, खासकर बच्चों और युवाओं में मोटापा एक महामारी की तरफ फैल रहा है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। कारण भी लगभग सबको पता है, बदली जीवन शैली, फास्ट फूड, स्क्रीन टाइम का बढ़ना, शारीरिक निष्क्रियता। UN और WHO के आंकड़े तो बहुत चिंताजनक हैं। और ये सिर्फ मतलब दिखने की बात नहीं है, ये सीधे तौर पर गैर संचारी रोगों को न्योता देता है। जैसे NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग। और ये बीमारियां हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी बोझ डाल रही हैं। तो सरकार क्या कर रही है? ईट राइट इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियान तो है। हाँ, अभियान है और वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये समस्या इतनी जटिल है कि इसके लिए बहुआयामी प्रयास चाहिए। इसमें सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, खाद्य उद्योग, सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। लेकिन लोगों की आदतें बदलना, खासकर जब बाजार में जंक फूड के इतने आकर्षक विज्ञापन हो
ये कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाना होगा, जैसे स्कूलों में पोषण और स्वस्थ जीवन शैली पर ज्यादा जोर देना, शहरी नियोजन में पार्कों और साइकिल ट्रैक के लिए जगह बनाना, और शायद जो अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ हैं उनके विज्ञापनों पर कुछ हद तक लगाम लगाना। ये कुछ कदम हो सकते हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां स्वस्थ विकल्प चुनना आसान हो, मुश्किल नहीं। ठीक है। अब कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े एक अहम कानून पर आते हैं, पीओएस एक्ट। विशाखा दिशा निर्देशों से लेकर 2013 में ये कानून बनने तक का सफर तो काफी लंबा रहा है। हाँ, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, पीओएस एक्ट। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल देना। और ये मौलिक अधिकारों से भी जुड़ता है? बिल्कुल। ये कानून सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 15 यानी भेदभाव का निषेध और 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन, इन मौलिक अधिकारों को मजबूती देता है। तो 2025 तक आते आते जागरूकता तो बढ़ी है, पर क्या जमीनी स्तर पर यह कानून उतना प्रभावी हो पाया है? खासकर जो छोटे संस्थान है, असंगठित क्षेत्र है, वहां क्या स्थिति है? और शिकायत समितियों यानी आईसीसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आईसीसी या तो है ही नहीं या सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं। सदस्यों को अक्सर पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता और कई बार वे प्रबंधन के दबाव में भी होते हैं। अच्छा। इसके अलावा कानून के दुरुपयोग की चिंताएं भी उठाई जाती हैं। हालांकि इसका कोई ठोस डेटा मिलना मुश्किल है और न्याय मिलने में देरी भी एक आम समस्या है। यहाँ ये बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि पॉश कानून का प्रभावी न होना सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधे तौर पर कार्यबल में उनकी भागीदारी को प्रभावित करता है। कैसे? देखिए, एक असुरक्षित माहौल महिलाओं को नौकरी छोड़ने या फिर करियर में आगे बढ़ने से रोक सकता है। इसका असर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो समाधान क्या है? सिर्फ कानून होना तो काफी नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। समाधान के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले तो शिकायत समितियों को वास्तव में सशक्त और स्वतंत्र बनाना होगा। जांच प्रक्रिया को समयबद्ध और संवेदनशील बनाना होगा। और जागरूकता? हाँ, सभी कर्मचारियों, पुरुषों सहित, के लिए नियमित जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम चलाना बहुत जरूरी है। असंगठित क्षेत्र के लिए विशेष तंत्र विकसित करने होंगे और सबसे जरूरी, इसके कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी करनी होगी, आरटीआई, ऑडिट वगैरह के जरिए। ठीक है। और अब अंत में एक अंतर्राष्ट्रीय विषय की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी यानी ISA। ये क्या है और आजकल इतनी चर्चा में क्यों है? ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी 1994 में बनी थी। ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, जिसे UN क्लॉस कहते हैं, उसके तहत बनी एक स्वायत्त संस्था है। इसका काम है गहरे समुद्र के उन हिस्सों में मौजूद खनिज संसाधनों का प्रबंधन करना जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस क्षेत्र को एरिया कहा जाता है। अच्छा, दी एरिया। हाँ, और साथ ही समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना भी इसकी जिम्मेदारी है। आजकल ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ गहरे समुद्र में खनन की संभावनाएं बढ़ी हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह, और भारत सहित कई देश इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। भारत भी? जी हाँ, भारत ने हिंद महासागर में अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन के लिए ISA से अधिकार भी प्राप्त किए हैं। तो भारत के लिए इसका क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ कुछ खनिज निकालने की बात है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन चल रहा है। ये खनिज भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकता है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ISA में भारत की सक्रिय भागीदारी सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और आप कह सकती कूटनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करती है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी तो होंगे, खासकर पर्यावरण को लेकर, गहरे समुद्र में खनन। निश्चित रूप से, और ये सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ा सवाल है। गहरे समुद्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इकोसिस्टम्स, उनके बारे में हमारी समझ अभी भी बहुत सीमित है। हाँ, सही बात है। खनन से समुद्री जैव विविधता को कितना नुकसान होगा,
उसका सही सही आकलन करना और उसे कम करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ये तकनीक बहुत महंगी है। सदस्य देशों के बीच लाभ कैसे बटेगा, इस पर भी सहमति बनाना आसान नहीं है। तो आईएसए के सामने यह संतुलन साधने की चुनौती है। बिल्कुल। आईएसए के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो आर्थिक हितों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये सिर्फ संसाधन प्रबंधन का मामला नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समुद्री शासन यानी ग्लोबल मरीन गवर्नेंस का भी एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो आज हमने काफी सारे मुद्दे कवर किए। कानून और संविधान से लेकर वक्फ का मामला देखा, अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, फिर समाज और स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य, मोटापा, पोष एक्ट की बात की, और अंत में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और पर्यावरण से जुड़ा आईएसए का मुद्दा। कोशिश यही रही कि सिर्फ खबरों को ना दोहराएं, बल्कि उनके पीछे के जो सवाल हैं, जो आपसी जुड़ाव हैं, उनको समझने की कोशिश करें। इच्छाओं को साधते हुए सामाजिक न्याय, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार हो या कार्यस्थल पर लैंगिक समानता हो, और पर्यावरणीय जिम्मेदारी जैसा कि गहरे समुद्री खनन के संदर्भ में ये सवाल उठता है, क्या इन सबके बीच एक टिकाऊ संतुलन बना सकता है? ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में हमारी प्रगति और हमारी स्थिरता इसी नाजुक संतुलन को हासिल करने की हमारी क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करेगी। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इन जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषयों की इस गहन पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।